अगर महिलाओं के लिए सबसे कठिन देश का अवार्ड दिया जाता तो अफगानिस्तान में जीवन बिना शक सबसे कठिन होता। अगस्त 2021 में तालिबान के नियंत्रण में आने के 4 साल बाद दर्जनों आदेशों ने अफगान महिलाओं और लड़कियों से लगभग हर अधिकार को छीन लिया है, जिसकी आप कल्पना भी कर सकते हैं। पहला और सबसे स्पष्ट प्रतिबंध यह है कि महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती। हर बार जब आपको बाहर जाने की अनुमति मिलती है तो आपको एक पुरुष परिवार सदस्य के साथ जाना होता है, और जब आप बाहर जाने की अनुमति प्राप्त करती हैं तो आपको पूरी तरह से अदृश्य होना पड़ता है। आपको एक पूर्ण शरीर का आवरण पहनना होता है, जिसे बुर्का कहा जाता है, जो आपके चेहरे को भी छुपा लेता है और आपको एक जालीदार पर्दे के माध्यम से दुनिया को देखने के लिए मजबूर करता है। अगर आप बुर्का नहीं पहनती तो भी आपको अपना चेहरा ढकने के लिए निकाब पहनना होता है, जिसे थोड़ी सी लचीला माना जाता है क्योंकि यह आपकी आंखों को दिखाई देने की अनुमति देता है। यह प्रतिबंध इतना कठोर है कि यहाँ तक कि महिला टीवी समाचार एंकरों को प्रसारण के दौरान अपने चेहरे को मास्क से ढकने की आवश्यकता होती है। एक पल के लिए सोचिए, पेशेवर पत्रकारों को जो देश को समाचार दे रहे हैं अपना चेहरा ढकना पड़ता है। लेकिन यह दुस्वप्न केवल कपड़ों के प्रतिबंधों तक ही सीमित नहीं है। लड़कियों को प्राथमिक स्कूल के बाद पढ़ाई करने की अनुमति नहीं है। अब अधिकारियों का कहना है कि उन्हें पढ़ने की अनुमति है, लेकिन वे जो स्कूलों का उल्लेख कर रहे हैं वे ज्यादातर धार्मिक कक्षाएं होती हैं, जिन्हें मदरसा कहा जाता है। पाठ्यक्रम केवल धर्म और कुरान पर केंद्रित होता है और इसमें गणित, विज्ञान या भाषाओं जैसे आधुनिक विषय नहीं होते। कुछ गुप्त स्कूल जो गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वे अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, और अगर ये स्कूल पाए जाते हैं तो शिक्षक और छात्र गंभीर दंड का सामना करते हैं। अफगानिस्तान में प्रेम की स्वतंत्रता बस एक कहानी की तरह है। अधिकांश शादियां परिवारों द्वारा तय की जाती हैं और कई लड़कियां अपने पति से पहली बार शादी के दिन ही मिलती हैं। उनसे पहले कभी बात नहीं की होती। और जो बात और भी डरावनी है वह यह है कि कानून लड़की को तब तक शादी करने की अनुमति देता है जब तक उसे शारीरिक रूप से परिपक्व माना जाता है। यूनिसेफ के अनुसार लगभग 30 से 40% लड़कियां 18 साल से पहले ही शादी कर लेती हैं, और कुछ मामलों में तो वे अभी भी नाबालिग होती हैं। महिला डॉक्टर बहुत ही दुर्लभ हैं, जबकि पुरुष डॉक्टरों को कई स्थितियों में महिलाओं का इलाज करने से रोक दिया जाता है। नतीजतन जब महिलाएं बीमार पड़ती हैं तो वे कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके कि उनके शरीर को खुद ठीक होने का इंतजार करें, और प्रतिबंधों की सूची समाप्त होने का नाम नहीं लेती। महिलाओं को सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने, पार्कों में जाने, व्यायाम करने या सार्वजनिक रूप से जोर से बोलने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि उनके घरों की खिड़कियां भी ढकी होनी चाहिए ताकि बाहर से यह न पता चले कि घर में महिलाएं हैं। यह निश्चित है कि भविष्य में इस सूची में और भी बढ़ोतरी होगी। अफगानिस्तान में महिलाओं को जो सहन करना पड़ता है उसे सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रतिबंध दुनिया के सबसे कठोर हैं? अगर आप सहमत हैं तो हाँ टिप्पणी करें, और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो नहीं टिप्पणी करें। अफगानिस्तान वर्तमान में दुनिया के उन देशों में से एक है जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही है। आजकल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पारंपरिक खेती पर निर्भर है, खासकर गेहूं, फल और मेवे। 2024 में अफगानिस्तान का जीडीपी लगभग 19.3 अरब डॉलर था, और प्रति व्यक्ति जीडीपी घटकर लगभग $500 रह गया, जो वैश्विक स्तर पर सबसे निचले स्थानों में आता है। आज के अफगानिस्तान का जीवन 2 शब्दों में समेटा जा सकता है: अत्यधिक कमी। बेरोजगारी की दर लगातार उच्च बनी हुई है। अगर आप सुबह सुबह काबुल या हेरात से गुजरेंगे तो आप आसानी से दर्जनों पुरुषों को फुटपाथों पर शॉवल, कुदाल या हथौड़े पकड़े हुए बैठा पाएंगे, जो बस किसी के द्वारा एक दिन के श्रमिक काम के लिए उन्हें किराए पर लेने का इंतजार कर रहे हैं। सामान्य कामों में सामान लादना उतरना, निर्माण कार्य, खुदाई या निर्माण स्थलों पर सहायक के रूप में काम करना शामिल है। औसत दैनिक वेतन केवल 50 सेंट से लेकर $1.50 तक है, और कई लोग पूरे दिन काम पाने का इंतजार करते रहते हैं। सरकार इस संकट से बाहर निकलने के लिए उम्मीद की तलाश में है, और वह सचमुच जमीन के नीचे गहराई तक खुदाई कर रही है। अफगानिस्तान में $1 खरब से ज्यादा मूल्य के विशाल प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें तांबा, लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं। कुछ खनन परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं, और देश रूस और चीन जैसे साझेदारों से व्यापार करने के लिए बातचीत कर रहा है, ताकि पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय मुद्राओं का उपयोग किया जा सके। अगर सब कुछ सही रहा
तो यह अफगानिस्तान के लिए एक दुर्लभ अवसर हो सकता है, जो उसे और अधिक निवेश आकर्षित करने और अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था को एक नई जिंदगी देने का मौका दे सकता है। $1 जैसे दैनिक वेतन और एक देश जो अभी भी बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। क्या आपको लगता है कि ये खनन परियोजनाएं वास्तव में देश के भविष्य को बदलने में मदद कर सकती हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं, हम हर एक टिप्पणी पढ़ते हैं। एक अजीब परंपरा है जिसे बचा पोष कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक लड़की को लड़के के रूप में पाला जाता है। अफगान समाज में परिवार में बेटे का न होना एक बड़ी शर्म की बात मानी जाती है। इसीलिए कई परिवारों ने इसका एक काफी रचनात्मक समाधान निकाला है। वे अपनी एक बेटी को चुनते हैं, उसका बाल छोटा करते हैं, उसे लड़के का नाम देते हैं, उसे पुरुषों के कपड़े पहनाते हैं और उसे सालों तक लड़के के रूप में जीने देते हैं। इन बच्चापोषों को वे चीजें करने की अनुमति दी जाती हैं जो अफगानिस्तान में लड़कियों को आमतौर पर करने की अनुमति नहीं होती, जैसे स्कूल जाना, खुलेआम बाहर चलना, काम करना और यहां तक कि परिवार की मुख्य आय कमाने वाली बनना। लेकिन जैसे ही वह लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती है, उसे अपनी महिला पहचान में लौटने की उम्मीद होती है। एक दिन आप स्वतंत्र होते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं और सीखते हैं। अगले दिन आपको अपना पूरा शरीर ढकना होता है और फिर कभी अकेले घर से बाहर नहीं जाना होता। इस परिवर्तन का मानसिक आघात नष्ट करने वाला और लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है। अगर यह चौंकाने वाला लगता है तो आप बदाल या एक्सचेंज विवाह की परंपरा से और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। अफगानिस्तान में शादी केवल दो लोगों के बीच प्यार के बारे में नहीं होती, यह पारिवारिक सम्मान, रिश्तों और जिम्मेदारियों के बारे में होती है। इस परंपरा में दो परिवारों के बीच अपने बच्चों की शादी होती है। उदाहरण के लिए, एक परिवार का भाई दूसरे परिवार की बहन से शादी करता है और इसके बदले वह बहन का भाई अपनी बहन से शादी करता है। यह एक व्यापारिक समझौते जैसा लगता है, न कि एक रोमांटिक कहानी, लेकिन असल में यह दहेज की लागत को कम करने और दोनों पक्षों के बीच सम्मान का संतुलन बनाने में मदद करता है। जबकि यह प्रतीत होता है कि यह एक प्राचीन परंपरा है, बदहाल आज भी अफगानिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सामान्य है। अगर आपने अब तक यह वीडियो देखा है तो हम यह जानकर खुश हैं कि आपको वीडियो पसंद आया, और अगर इस वीडियो ने आपको एक बार भी अच्छा कहा है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है ताकि हम आपको हर दिन सबसे दिलचस्प जानकारी ला सकें। अफगानिस्तान को एक गहरे धार्मिक मुस्लिम देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह अपनी असाधारण मेहमान नवाजी के लिए भी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जो कि पूरी तरह से विरोधाभासी लगता है। इस मेहमान नवाजी को मेलमास्त्या कहा जाता है और यह अफगान संस्कृति में इतनी गहरे समाहित है कि यह सदियों पुरानी है। जब आप किसी अफगान घर में प्रवेश करते हैं तो आपको जो भी पेश किया जाता है उसे मना करने का अधिकार लगभग समाप्त हो जाता है। चाय और मिठाइयों से लेकर एक शानदार भोजन तक, जिसे वे सिर्फ इस कारण से बना सकते हैं कि आपने 10 मिनट के लिए उनके घर में कदम रखा। चाहे कोई परिवार कितना भी गरीब क्यों न हो, मेहमानों को उदारता से सम्मानित करना पूरे परिवार के लिए एक सम्मान का मामला माना जाता है। तो यदि आप उनके प्रस्तावों को शिष्टता से अस्वीकार करने का इरादा रखते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में अत्यंत अशिष्टता के रूप में दिख सकता है। खाने के तौर तरीके भी भ्रमित कर सकते हैं अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। अफगान आमतौर पर मेज, कुर्सी और कटलरी के बजाय कालीनों पर पैर मूड़कर बैठते हैं और एक बड़े सामूहिक थाल से भोजन साझा करते हैं। हर कोई अपने दाहिने हाथ से खाता है क्योंकि बाएं हाथ को अशुद्ध माना जाता है। अगर आप अपनी खुद की प्लेट का उपयोग करने के आदी हैं या अक्सर बाएं हाथ से चम्मच पकड़ते हैं तो आपको आने से पहले अभ्यास करना चाहिए। हालांकि सबसे संवेदनशील गलतियां जो कई आगंतुक करते हैं वह महिलाओं के साथ उनके व्यवहार को लेकर होती हैं। पुरुषों को कभी भी अनजान महिलाओं को सड़क पर घूरने, फोटो खींचने या उनसे बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे उनके सम्मान का अपमान या यहाँ तक कि उत्पीड़न के रूप में देखा जा सकता है। अगर गार्ड्स या अधिकारी इसे देख लें तो आपसे पूछताछ की जा सकती है, आपकी तस्वीरें हटाने के लिए कहा जा सकता है या आपको और पूछताछ के लिए थाने ले जाया जा सकता है। अफगानिस्तान में एक और बहुत संवेदनशील अंग है, वह है नाक। यहाँ नाक केवल सांस लेने के लिए नहीं होती, बल्कि यह सम्मान और गरिमा का प्रतीक भी है। अगर किसी से कहा जाए कि उसने अपनी नाक खो दी है तो इसका मतलब है कि उसने समुदाय की नज़रों में पूरी तरह से अपना सम्मान खो दिया है। इसलिए आपको कभी भी किसी के चेहरे की ओर इशारा नहीं करना चाहिए या उनकी नाक को छूना नहीं चाहिए।
अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपको उनके सम्मान पर हमला करने वाला समझें, अगर आपको लगता है कि पोलो एक शाही खेल है, तो अफगानिस्तान ने इसका एक और भी ज्यादा जंगली और क्रूर रूप तैयार किया है। एक पारंपरिक खेल जिसे बुजकशी कहा जाता है, कभी कभी इसे बकरा पकड़ने के नाम से जाना जाता है। इसमें घुड़सवारों को एक बकरा का शव छीनने और उसे एक निर्धारित क्षेत्र या रिंग में ले जाने की दौड़ लगानी होती है। यह खेल सदियों पुराना है और एक समय में इसे केवल समृद्ध युद्ध लॉर्ड्स द्वारा अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए खेला जाता था। आजकल इसे मोबाइल फोन कंपनियां और निजी एयरलाइंस समर्थन करती हैं, जो टीमों और टूर्नामेंट्स को प्रायोजित करती हैं। एक बुजकशी मैच घंटों तक चल सकता है और इसका कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होता है, और उत्साही दर्शक उसी तरह जोश से चीयर करते हैं जैसे वे वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे हों। यह एक शारीरिक और कठोर खेल है और पारंपरिक रूप से महिलाओं को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ध्यान दें कि असली बकरों के शव अब आमतौर पर उपयोग नहीं होते। भगवान का शुक्र है। अफगानिस्तान दुनिया की लगभग 90% हेरोइन का उत्पादन करता है। इस पर एक पल के लिए सोचिए। दुनिया में हर 10 हेरोइन की खुराक में से 9 अफगान खेतों से आती हैं। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। वह कच्चा माल जो हेरोइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, इस पदार्थ का उपयोग न केवल अफगानिस्तान में खुद किया जाता है, बल्कि यह खेती और तस्करी के माध्यम से आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। अफगानिस्तान में कुछ ऐसी सांस्कृतिक धरोहरें हैं जो मानवता के लिए सबसे पुरानी मानी जाती हैं। बामियान में पुरातत्वविदों ने दुनिया के सबसे पुराने तेल चित्रों का पता लगाया, जो 7वीं सदी के हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूरोपीय लोग 13वीं सदी तक तेल का इस्तेमाल अपने चित्रों में नहीं करते थे। इन चित्रों में बुद्ध को चमकीले लाल वस्त्र पहने हुए दिखाई देता है, जो काल्पनिक प्राणियों के साथ हैं, और ये चित्र 2 सबसे ऊंचे बुद्ध की मूर्तियों के पास पाए गए थे, वैरोकाना और गौतम बुद्ध। बामियान प्रांत में बंड ए अमीर पार्क स्थित है, वही क्षेत्र जहां तालिबान बलों ने 2008 में इन विशाल बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। अफगानिस्तान ने इतिहास में किसी भी अन्य देश से अधिक बार अपना राष्ट्रीय ध्वज बदला है। 20वीं सदी से लेकर अब तक इस देश ने अपना ध्वज 26 बार बदल चुका है। पहला राष्ट्रीय ध्वज 1919 में सामने आया, वही साल जब अफगानिस्तान ने ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसके बाद देश ने कई प्रकार की सरकारें देखीं, जिसमें राजशाही, गणराज्य और तालिबान शासन शामिल थे। इन परिवर्तनों के बावजूद अधिकांश अफगान ध्वजों में काले, लाल और हरे रंगों का इस्तेमाल किया गया, और इनमें अक्सर एक राष्ट्रीय प्रतीक या इस्लामी वाक्यांश भी शामिल होता था। यह जानकर हैरानी हो सकती है कि अपने लंबे इतिहास में अफगानिस्तान ने कभी भी लगातार 40 साल से ज्यादा शांति का अनुभव नहीं किया है। हर बार जब एक संघर्ष समाप्त होता है और देश उभरने की कोशिश करता है, तो एक और अशांति की लहर जल्द ही उसका स्थान ले लेती है। इसका मुख्य कारण इसके भौगोलिक स्थिति में है। अफगानिस्तान एशिया के केंद्रीय, दक्षिणी और मध्य पूर्वी भागों के बीच एक महत्वपूर्ण क्रॉसरोड पर स्थित है, जो महान सभ्यताओं के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। यही स्थिति इसे शक्तिशाली साम्राज्यों का लक्ष्य बनाती है, जो व्यापार मार्गों को नियंत्रित करना या अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। प्राचीन फारसी साम्राज्य और मंगोलों से लेकर ब्रिटिश, सोवियत संघ और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका तक सभी ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की है। हालांकि नतीजा हमेशा एक जैसा रहा है, हार या कब्जा और फिर वापसी। इसी कारण अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रगाह कहा जाता है। लेकिन अस्थिरता के गहरे स्रोत अंदर से आते हैं। कई आधुनिक देशों के विपरीत अफगानिस्तान कभी भी एक पूरी तरह से एकीकृत राज्य नहीं रहा। इसकी जनसंख्या सैकड़ों जातियों, कबीले और नस्लीय समूहों में बंटी हुई है, जिनमें पश्तून, ताजिक, हजारा और उज़्बेक शामिल हैं। प्रत्येक समूह अपने अपने क्षेत्र का संचालन करता है, जिसमें अलग अलग नेता, रीतियां और उद्देश्य होते हैं। इन विभाजन ने सदियों से प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा दिया है। कबीले जमीन, पानी, राजनीतिक अधिकार और धार्मिक प्रभाव के लिए संघर्ष करते रहे हैं। कभी कभी तनाव शांत रहता है, लेकिन अक्सर यह खुले संघर्ष में बदल जाता है। यह दोहराता हुआ चक्र अफगानिस्तान को स्थायी शांति प्राप्त करने से रोकता है और देश को लगातार अस्थिरता की स्थिति में बनाए रखता है। 1960 के दशक में काबुल में कोई भी आने वाला व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता था कि यह वही अफगानिस्तान है जो आजकल खबरों में अक्सर देखा जाता है। उस समय
यह शहर केंद्रीय एशिया का पेरिस कहलाता था, एक ऐसा स्थान जो आधुनिक शैली, सांस्कृतिक खुलापन और एक चौंकाने वाला स्वतंत्र जीवन शैली से भरा हुआ था। इस दौरान सरकार सुधारवादी और पश्चिमी समर्थक नीतियों का पालन कर रही थी। राजा जहीर शाह और बाद में राष्ट्रपति दाऊद खान के तहत देश ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले, लिंग समानता को बढ़ावा दिया और शहरी सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित किया। इसके परिणाम स्वरूप काबुल ऐसा शहर बन गया जो आज के काबुल से बिल्कुल अलग था। महिलाएं छोटे स्कर्ट, मेकअप और बिना हेडस्कार्फ के पहने हुए थीं, दफ्तरों में काम कर रही थीं और विश्वविद्यालयों में पढ़ा रही थीं। यह सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। युवा पुरुष सूट पहनते थे, वेस्पा पर सवारी करते थे और यूरोपीय फैशन बेचने वाली बुटीक से खरीदारी करते थे। अगर दिन के समय यह शहर आधुनिक लगता था तो इसकी रातें और भी शानदार होती थीं। कैफे, थिएटर, सांस्कृतिक केंद्र और किताबों की दुकानें देर रात तक खुली रहती थीं। प्रमुख होटल जैसे काबुल होटल और इंटरकॉन्टिनेंटल नियमित रूप से कॉकटेल गैदरिंग्स आयोजित करते थे, जिसमें लाइव जैज और रॉक संगीत होता था। बार और पब हंसी ठहाकों, बातचीत और नाचने से गुलजार रहते थे, जो सुबह तक जारी रहते थे। शराब स्वतंत्र रूप से परोसी जाती थी और स्थानीय लोग यात्रियों के साथ जीने का आनंद लेते थे, जहां डीजे डिस्को संगीत बजाते थे। यह अब अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह कभी काबुल का असली चेहरा था। उस समय यह शहर यूरोपीय यात्रियों के लिए हिप्पी ट्रेल का एक प्रमुख ठिकाना था, जो लंदन से काठमांडू तक जाने वाले भूमि मार्ग पर था। उनके लिए काबुल आराम करने, जश्न मनाने और यात्रा जारी रखने से पहले पुनः ऊर्जा प्राप्त करने का आदर्श स्थान था। पार्टियों के अलावा यह अफगान संगीत का स्वर्णिम युग भी था, जब कलाकारों ने पारंपरिक और आधुनिकता का मिश्रण करके गाने गाए। लेकिन आज वह दृश्य केवल यादें बनकर रह गए हैं। अगर आप आज रात काबुल में चलेंगे तो आप एक बदलते हुए शहर को देखेंगे। रात के 8 बजे के बाद सड़कें शांत हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, यातायात कम हो जाता है और पुराने नियॉन लाइट्स की चमक की जगह छोटे चाय घरों की हल्की रोशनी ले लेती है। परिवार जल्दी भोजन करते हैं, प्रार्थना के लिए एकत्र होते हैं और सूर्योदय से पहले आराम करते हैं। शॉपिंग सेंटर्स जहां होते हैं शायद ही 10 बजे के बाद खुले रहते हैं। बार और नाइट क्लब की बजाय आज का सामाजिक जीवन चायखाना, चाय घरों के आसपास केंद्रित है, जहां पुरुष चाय पीने, शीशा पीने, खेल खेलने और रोजमर्रा की जिंदगी या राजनीति पर बातचीत करने के लिए मिलते हैं। शराब अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है और पिछले समय के जीवंत बार और क्लब केवल शहर की सामूहिक यादों में जीवित रहते हैं। अफगानिस्तान के उत्तर में स्थित कैजलाबाद नामक दूरदराज के गांव में घर ईंटों या पत्थरों से नहीं बने हैं। इसके बजाय गांव वासियों ने 400 से अधिक मिसाइल शेल्स का उपयोग करके दीवारों और छतों का निर्माण किया है, जो पहले TNT से भरे होते थे। यह सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह कहानी पूरी तरह से सत्य है। यह असामान्य प्रथा सोवियत संघ द्वारा 1980 के दशक के अंत में अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने के बाद शुरू हुई, जब वे बड़ी मात्रा में अनयूज्ड हथियारों और गोला बारूद को छोड़ गए थे। सीमेंट और निर्माण सामग्री की कमी के कारण स्थानीय लोगों ने जो कुछ भी उपलब्ध था उसी का उपयोग करने का निर्णय लिया। जो है उसी से काम चलाओ, यह कहावत यहाँ पूरी तरह फिट बैठती है, क्योंकि कैजलाबाद के गांववासियों ने पुराने मिसाइलों को निर्माण सामग्री में बदल दिया। इस कहानी को और भी चौंकाने वाला यह बनाता है कि अफगान अधिकारियों को तब तक यह जानकारी नहीं थी कि इन घरों में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, जब तक एक अंतर्राष्ट्रीय खदान निष्कासन टीम ने निरीक्षण के दौरान इस खतरे का खुलासा नहीं किया। यह समस्या इस एक गांव से कहीं अधिक फैली हुई है। अफगानिस्तान अब भी लाखों भूमि खदानों और अज्ञात विस्फोटकों से भरा पड़ा है और कई समुदाय अब भी लगातार जोखिम के तहत जीवन यापन कर रहे हैं। हर साल देश में सैकड़ों लोग भूमिगत खदानों पर कदम रखकर अपनी जान गंवा देते हैं या घायल हो जाते हैं। काबुल के उत्तर में अफगानिस्तान में सोवियत टैंकों का एक विशाल कब्रिस्तान है। यह उन दशकों पुरानी संघर्षों के बाद बना था, जब 1973 से 1979 तक सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था ताकि एक सोवियत समर्थक सरकार स्थापित की जा सके। लेकिन अफगान मुजाहिदीन लड़ाकों से कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। 1978 में जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सोवियत सैनिक जल्दी से वापस लौट गए और हजारों सैन्य वाहनों को छोड़ दिया। इसके बाद से यह क्षेत्र परित्यक्त युद्ध मशीनों का विश्राम स्थल बन गया,
जो वर्षों तक बिना छेड़े और भुलाए पड़े रहे। इस स्थल पर विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, जैसे T-555, T-62 और T-72 टैंक, जो कभी सोवियत सैन्य शक्ति के प्रतीक हुआ करते थे। साथ ही बख्तरबंद वाहनों जैसे BMPs, BTRs, स्वचालित तोपखाने, परिवहन ट्रकों और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर और मिग लड़ाकू विमान भी हैं। इनमें से कई मशीनों का ढांचा अभी भी बरकरार है, हालांकि उनके धातु के खोल जंग से ढके हुए हैं। कुछ को विस्फोटों से नष्ट कर दिया गया था या युद्ध के दौरान जलाया गया था। विमानों और बख्तरबंद वाहनों सहित कुल संख्या 2000 यूनिट्स से अधिक है, जो इसे मध्य एशिया में आधुनिक युद्ध के अवशेषों का एक सबसे बड़ा खुलेआम प्रदर्शन बनाता है। आज अफगानिस्तान का सैन्य उपकरण पूरी तरह से अव्यवस्थित है। जब से 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वापसी की और तालिबान ने नियंत्रण संभाला, पुराने सोवियत टैंक अभी भी भंडारण में पड़े हैं। हालांकि अब अधिकांश काम करने योग्य नहीं हैं। जो आधुनिक हथियार कभी अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए थे, जैसे हमवीज और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, वे भी तालिबान के हाथों में आ गए, लेकिन जल्द ही स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव की कमी के कारण खराब हो गए। क्या आप अफगानिस्तान में यात्रा के लिए जगहें तलाश रहे हैं? यह देश ऐतिहासिक स्थल और प्राचीन स्मारकों से भरा हुआ है। इनमें से एक सबसे प्रमुख स्थल मजार-ए-शरीफ में स्थित नीली मस्जिद है, जो इस्लामी डिजाइन का एक अद्वितीय उदाहरण है। 15वीं सदी में बनी यह मस्जिद अपनी चमकदार नीली टाइलों और सुंदर कैलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध है, जो तिमुरीद वास्तुकला की सुंदरता और सोफिस्टिकेशन को दर्शाती है। एक और महत्वपूर्ण स्थल है हेरात में स्थित महान मस्जिद, जिसे जुमे मस्जिद भी कहा जाता है। यह मस्जिद 12वीं सदी में बनी थी और इसकी आकर्षक टाइल वर्क, ऊंचे मीनार और सुंदर गुंबदों के लिए सराही जाती है। अपनी प्रसिद्ध मस्जिदों के अलावा अफगानिस्तान में पारंपरिक वास्तुकला के विविध रूप देखने को मिलते हैं, जैसे प्राचीन किलों और किलेदारों से लेकर पुराने शहर जो अतीत की कहानियां सुनाते हैं। काबुल, बल्ख और बामियान जैसे शहर इस्लामी ज्यामितीय कला और मध्य एशियाई निर्माण विधियों का संगम प्रस्तुत करते हैं। अफगानिस्तान अपने कठोर परिदृश्य और विविध भौगोलिक रूपों के लिए जाना जाता है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला देश के अधिकांश हिस्से में फैली हुई है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक तिरछी दिशा में फैली है। यह पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से है, जिसमें कई चोटियां 7000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, या लगभग 23000 फीट। प्रमुख चोटियां हैं नौशाख, जो अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है, और तिरिचमीर। हिंदू कुश के अलावा देश में अन्य पर्वत श्रेणियां भी हैं, जैसे पामीर और सुलेमान पर्वत, साथ ही विशाल पठार और ऊंचे मैदानी इलाके। ये ऊंचे क्षेत्र न केवल अफगानिस्तान की भौगोलिक संरचना को परिभाषित करते हैं, बल्कि इसके मौसम, जल प्रणालियों और विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों पर भी प्रभाव डालते हैं। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जातीय समुदाय पश्तून लोग हैं, जो मुख्य रूप से देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में रहते हैं। अन्य प्रमुख जातीय समूहों में ताजिक, हजारा, उज्बेक, ऐमक, बलूच और तुर्कमेन शामिल हैं, और भी कई जातियां हैं। इस सांस्कृतिक विविधता के साथ ही देश में बोली जाने वाली भाषाओं की भी एक विस्तृत श्रृंखला है। अफगानिस्तान की 2 आधिकारिक भाषाएं पश्तो और दरी हैं, जो फारसी का एक रूप है, और ये दोनों भाषाएं देश भर में विभिन्न समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। इनके अलावा कई अन्य अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे उज्बेक, तुर्कमेन, बलूची और विभिन्न पामीरी भाषाएं, जो देश की समृद्ध जातीय और भाषाई धरोहर को दर्शाती हैं। तो यह रहे अफगानिस्तान के बारे में 15 चौंकाने वाली हकीकतें, जो एक ऐसे देश को दर्शाती हैं जो मुख्यधारा के मीडिया कवरेज से कहीं अधिक जटिल और आकर्षक है। महिलाओं को जालीदार पर्दों के पीछे से दुनिया देखने को मजबूर करने से लेकर जीवंत मिसाइलों से बने गांव तक, केंद्रीय एशिया के पेरिस से लेकर उन साम्राज्यों के कब्रिस्तान तक, जो इसे जीतने की कोशिश में हमेशा हार गए। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि इस वीडियो ने आपको सबसे ज्यादा क्या हैरान किया। क्या यह वो गांव था जो जीवंत मिसाइलों से बना था, काबुल के 1970 के दशक का डिस्को युग, या महिलाएं जो अपनी स्थिति से कहीं अधिक सख्त प्रतिबंधों का सामना करती हैं? नीचे टिप्पणी में बताएं कि कौन सा खुलासा आपको सबसे अधिक चौंकाया। मैं हर एक टिप्पणी पढ़ता हूं और जितनी हो सके उतनी का जवाब देता हूं, क्योंकि आपके दृष्टिकोण और सवाल भविष्य के वीडियो को आकार देने में मदद करते हैं। और सब्सक्राइब करना
न भूलें नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हम आपको अगले वीडियो में देख सकें। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपको शुभकामनाएं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।